सियासत में कहते हैं सिर्फ खींचतान नहीं होती, मौका हो तो खुशी का इजहार भी होता है, वो भी झूमकर। जो तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं वो मध्य प्रदेश की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ यहां डांस करते हुए नजर आपको आएंगे। खुद को वो रोक नहीं पाए। हाथ में द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर बता रही है कि इस खुशी की वजह दरअसल क्या है। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जो आयोजन हुआ उसमें शिवराज सिंह चौहान ढोल की थाप पर थिरके जमकर डांस किया। द्रौपदी मुर्मू अपना पर्चा दाखिल करने के लिए दिल्ली आ चुकी हैं। इस पर आगे विस्तार से आपको हम बताएंगे, लेकिन पहले महाराष्ट्र की सियासी ड्रामे को समझेंगे हम। उद्धव ठाकरे की सरकार जिस मुश्किल में फंसी है उसका अंत कहां होगा और कैसे होगा, आज ये लाख टके का सवाल बन गया है। एकनाथ शिंदे गुवाहाटी से ताल ठोक रहे हैं तो उधर मुंबई में उद्धव इमोशनल दांव खेल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सरकार गिरने और नई सरकार बनने की क्या संभावना है, इसे समझना जरूरी है। तो चलिए पहले देखते हैं कि आज गुवाहाटी से लेकर मुंबई तक क्या कुछ हुआ। तस्वीर के केंद्र में एकनाथ शिंदे और उनके आजू बाजू समर्थक विधायक। ये किसी कार्यक्रम की तस्वीर नहीं है, बल्कि गुवाहाटी में महाराष्ट्र के महासियासी ड्रामे का दृश्य है। इस तरह उद्धव सरकार के संकट की जो पटकथा एकनाथ शिंदे ने लिखी है वो अपने क्लाइमेक्स तक आ चुका है, लेकिन कहानी कहां खत्म होगी ये अभी भी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। इसलिए जरूरी है कि अभी तक की पूरी पिक्चर को सिलसिलेवार समझा जाए। पहली तस्वीर शिंदे के शक्ति प्रदर्शन की है। उनका दावा है कि गुवाहाटी में उनके साथ होटल में कुल 42 विधायक हैं। इसमें से 35 विधायक शिवसेना के हैं, 7 निर्दलीय हैं। इसके अलावा शिवसेना के 3 विधायक मुंबई में रहकर ही शिंदे का साथ दे रहे हैं। इस तरह शिंदे खेमे में कुल 45 विधायक हो चुके हैं। बागी गुट ने भारत गोगवले को अपना व्हिप भी चुन लिया है और उनका दावा है कि शिंदे के साथ अकेले शिवसेना के ही 42 विधायक हैं। यानी शिवसेना अब शिंदे सेना हो चुकी है और इसका मतलब ये हुआ कि 55 विधायकों में सिर्फ 13 विधायक उद्धव के साथ बचे हैं। ऐसी सूरत में उद्धव ठाकरे को सरकार और शिवसेना दोनों से हाथ धोना पड़ सकता है। लेकिन ये सब कुछ आसानी से नहीं होने वाला। शिंदे लाख दावा कर ले, लेकिन उनको अपनी ताकत विधानसभा में दिखानी होगी। यानी विधायक उनके साथ हैं या नहीं, इसका फैसला फ्लोर टेस्ट में होगा। हमारा उनके साथ कम्युनिकेशन हो रहा है, आए लीगल बैटल भी चलेगा। बहुत बड़ी गलती लोगों ने की है, उनकी सदस्यता खतरे में है वो लोगों की, अब उनको मालूम नहीं। लेकिन अब इस सियासी ड्रामे की अगली तस्वीर देखिए और खेल समझिए। शिवसेना प्रवक्ता ने महाविकास अघाड़ी को झटका देते हुए बयान दिया कि शिवसेना गठबंधन से हट सकती है, बशर्ते बागी विधायक मुंबई आकर मिले और बात करें। आने दो, सामने बैठने दो, सामने आकर बात करने दो, हिम्मत है तो आइए। अगर वो लोग बाहर जाने की बात कर रहे हैं तो क्या, अगर वो आप लोगों को कन्विंस करते हैं तो बाहर जाने का ऐसा है कि हम उनकी बात तो सुन लेंगे। अगर पार्टी में एक मत बनता है उस बारे में जरूर हम निर्णय लेंगे। संजय राउत का ये बयान इस सियासी ड्रामे का एंटी क्लाइमैक्स है। यानी संभावना है कि कहानी पूरी तरह बदल सकती है। इस बयान के आधार पर देखा जाए तो महाराष्ट्र में कई संभावनाएं बनती नजर आती हैं। हो सकता है कि शिंदे के दबाव में शिवसेना महाअघाड़ी गठबंधन छोड़ दे। इस तरह शिवसेना एकजुट रहेगी और उसके समर्थन से बीजेपी की सरकार बन सकती है। अगर शिंदे और उद्धव अड़े रहे तो अघाड़ी सरकार का फैसला विधानसभा में होगा। लेकिन मसला सिर्फ सरकार का नहीं है। शिंदे गुट अगर बगावती तेवर बनाए रखता है तो शिवसेना पर कब्जे की लड़ाई शुरू होगी और इसमें चुनाव आयोग की भूमिका अहम हो जाएगी। हो सकता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे। यानी महाराष्ट्र का सियासी ड्रामा अभी लंबा चल सकता है। गुवाहाटी से अनुपम मिश्रा और मुंबई से साहिल जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
महाराष्ट्र के सियासी ड्रामे की पेचीदगी समझने के लिए आपको कुछ और जरूरी बातें जाननी और समझनी होगी। शिवसेना के विधायकों ने बगावत तो की है, लेकिन उनके लिए दल बदल अधिनियम एक बड़ी चुनौती है। हालांकि जो दावा शिंदे कर रहे हैं उसके मुताबिक उनके पास शिवसेना के 42 विधायक हैं, यानी 2/3 से ज्यादा। अगर ऐसा है तो इन बागी विधायकों पर कार्रवाई नहीं होगी, उनको अलग गुट का दर्जा मिल सकता है। लेकिन अगर विधायकों की तादाद 37 से कम रहती है तो ये सभी विधायक अयोग्य करार दिए जा सकते हैं। फिलहाल शिंदे पूरे यकीन के साथ शिवसेना के ज्यादातर विधायक अपने साथ होने का दावा कर रहे हैं। माना जा रहा है कि अगर उद्धव के साथ उनका समझौता नहीं होता है तो वो पार्टी पर कब्जे की भी कोशिश करेंगे। लेकिन यहां 2 बातें समझनी जरूरी है। अगर विधानसभा सत्र चल रहा है तो पार्टी के बंटवारे का फैसला स्पीकर करता है, जिसमें दल बदल कानून भी लागू होता है। अगर सत्र नहीं चल रहा है तो पार्टी के बंटवारे पर फैसला चुनाव आयोग करेगा। विधानसभा से बाहर राजनीतिक पार्टियों में बंटवारे के सवाल को चुनाव आयोग सिंबल्स ऑर्डर 1968 के तहत तय करता है। इसके लिए आयोग सभी पक्षों को सुनकर फैसला करता है। आयोग सिंबल को फ्रीज भी कर सकता है, यानी कोई भी खेमा पार्टी सिंबल का इस्तेमाल नहीं कर पाता है। अभी तक बीजेपी या फिर एकनाथ शिंदे की तरफ से विधानसभा की विशेष बैठक बुलाकर फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं की गई है, यानी कि अगर जरूरी हुआ तो शिंदे पार्टी के सवाल को लेकर चुनाव आयोग तक जा सकते हैं। हालांकि शिवसेना पर दावा जताने के लिए शिंदे को बड़ी संख्या में सांसदों का भी समर्थन चाहिए होगा, यानी अभी कई किंतु और परंतु हैं। दोपहर में संजय राउत ने शिंदे की मांग के मुताबिक अघाड़ी छोड़ने का संकेत दिया, तो अब से कुछ देर पहले शरद पवार ने खुली चेतावनी दे दी है कि बागी विधायकों को कीमत चुकानी पड़ेगी और बहुमत का फैसला विधानसभा में होगा। इस तरह दोनों पक्ष अपना अपना दांव चल रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत में लगातार उठापटक मची हुई है। पिछले 3 दिनों से लगातार एनडीए गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है किसी तरीके से अपनी सरकार को वो बचा ले। एक तरफ शिवसेना है, जिनके रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले एकनाथ शिंदे अपने 30 विधायकों के साथ पहले सूरत पहुंचते हैं और सूरत पहुंचने के बाद गुवाहाटी पहुंचते हैं, जहां पर अब वो दावा कर रहे हैं कि उनके पास 42 से ज्यादा विधायक हैं और जो उनके सपोर्ट में है। 3 दिनों से लगातार ये उठापटक चल रही है। वहीं आज जो सबसे महत्वपूर्ण दिन था, वहां एनसीपी के सर्वा माने जाने वाले शरद पवार ने महत्वपूर्ण बैठक ली। उस बैठक में उन्होंने ये कहा कि उद्धव ठाकरे को बहुत ही सोच समझ के फैसला लेना होगा और अब कठिन फैसला लेने का वक्त आ गया है। वहीं दूसरी ओर मुंबई से जब सूरत के लिए कुछ विधायक निकले थे, सूरत से गुवाहाटी गए थे और गुवाहाटी से कुछ विधायक वापस मुंबई लौटे थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की संजय राउत के साथ। संजय राउत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय उन्होंने ये बताया कि बीजेपी की तरफ से उनको किडनैप किया गया था और किडनैप करके गुवाहाटी में रखा गया था। इस मामले पर अब शिवसेना भी कॉम्बैट मोड में आई है और अब एक तरफ एकनाथ शिंदे कॉम्बैट मोड में है, जहां पे उन्होंने लेटर बॉम्ब दिया। लेटर बॉम्ब में जितने भी एमएलए जो गुवाहाटी में हैं, उन्होंने उद्धव ठाकरे के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। अब कांग्रेस ने कुछ देर पहले मीटिंग की। कांग्रेस ने कुछ देर पहले मीटिंग में अब ये सारे एमएलए को किस तरीके से इंटैक्ट रखा जाए, सारे एमएलए उनके पास किस तरीके से रहे, उस पर मंथन किया। अब एनडीए गवर्नमेंट सिर्फ एक चीज चाहती है, किसी न किसी तरह जो बागी एमएलए नहीं है उनको अपनी तरफ रखा जाए। शिवसेना की पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से बागी एमएलए को मनाया जाए, एकनाथ शिंदे को मनाया जाए और फिर अपने गुट में वापस लाया जाए। कैमरामैन राजेश रेवनकर के साथ पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। वैसे महाराष्ट्र में आगे क्या होगा ये कहना फिलहाल मुश्किल है। एक तरफ बागी विधायकों का सवाल है तो दूसरी ओर सरकार बनाने के लिए जरूरी सीटों का उलझा हुआ गणित भी है। क्या नई सरकार बनेगी या फिर विधानसभा भंग करने की नौबत आएगी? इन सवालों पर हमने वकील आशीष दीक्षित से बात की। देखिए, इस समय जो हालात है उसमें सबसे जरूरी ये है कि जो गवर्नर है वो ये सुनिश्चित करे कि एक कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्ट गवर्नमेंट वहां पे फंक्शन करे। अगर शिवसेना की जो सरकार है एनसीपी और कांग्रेस के साथ, अगर उसमें ऐसा जो माहौल है, इस सिचुएशन में गवर्नर को उनसे ये कहना चाहिए कि वो अपना जो उनका ट्रस्ट वोट है, यानी कि उनके पास सत्ता है, उनके पास मेजॉरिटी है या नहीं, वो फ्लोर ऑफ द हाउस यानी सदन के अंदर तय करें। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं
तो उनको जो सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी या बीजेपी के साथ का कोई कोalition, उनको इनवाइट करना चाहिए सरकार बनाने के लिए। अगर वो हाँ करते हैं तो उनको भी एक अवसर दिया जाएगा सदन के अंदर कि वो अपनी मेजोरिटी या अपना जो उनके जो सदस्य हैं कि वो पूरे हैं, उसको वो प्रूव करें। और अगर ऐसी दोनों ही सिचुएशन या दोनों ही ये चीजें नहीं हो पाती हैं, तब गवर्नर राष्ट्रपति के पास एक रिकमेंडेशन भेज सकते हैं जिसमें वो असेंबली को डिसॉल्व करेंगे और आगे चुनाव होने चाहिए। बट जो कानून है वो ये कहता है कि गवर्नर को हर वो मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि जिसके अंदर असेंबली डिसॉल्व ना हो और एक कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्ट गवर्नमेंट यानी एक संवैधानिक तौर पे जो सही सरकार हो उसका गठन हो और वो चलता रहे। तो महाराष्ट्र की सियासत पर हम आपको आगे भी लगातार अपडेट करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल रुक करते हैं एक अच्छी खबर का। जी हां, राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज सुबह दिल्ली पहुंच गई। कल वो नामांकन करने वाली हैं। ओडिशा के एक पिछड़े इलाके से आने वाली द्रौपदी मुर्मू का रायसीना की दहलीज तक पहुंचना भारतीय लोकतंत्र की एक ऐसी उपलब्धि है जिस पर गर्व किया जाना चाहिए। रायरंगपुर से शुरू हुई यात्रा देश की राजधानी तक पहुंच गई। वैसे तो द्रौपदी मुर्मू का ये सफर कुछ घंटों का रहा। मयूरभंज से उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और फिर वहां से प्लेन के जरिए दिल्ली। लेकिन देखा जाए तो ये पिछले करीब 2 दशक का लंबा सफर है, जिसे बड़े ही लगन और प्रतिबद्धता के साथ द्रौपदी मुर्मू ने तय किया है। किसने सोचा होगा कि देश के पिछड़े इलाके की आदिवासी महिला एक दिन राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार होंगी? किसने सोचा होगा कि तमाम आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करते हुए द्रौपदी मुर्मू एक दिन रायसीना की दहलीज पर खड़ी होंगी? ये बात देश के लिए गर्व की है, लेकिन खुशी इतनी बड़ी है कि उनकी बेटी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा। ये तो बहुत ही अकल्पनीय था, क्योंकि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। और ये बहुत ही हम लोग अभी भी सदमे में हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है हमारे साथ, या फिर वो खुद भी हैरान हैं कि हाँ, काम तो वो कर रही थी, लेकिन इतना बड़े पोस्ट के लिए उनको चुना जाएगा, उसके लिए उन्होंने कभी नहीं सोचा था। जब द्रौपदी मुर्मू दिल्ली पहुंची तो उनका स्वागत करने के लिए बीजेपी नेताओं का हुजूम खड़ा था। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, अर्जुन राम मेघवाल, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और बीजेपी के दूसरे बड़े नेता एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। हाथ में एक प्लास्टिक बैग लिए मुर्मू हमेशा की तरह सहज नजर आईं। सभी से फूल लिए और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। इस सादगी ने ही सियासत में मुर्मू को अलग पहचान दी है। कर्मठता के साथ ये सहजता ही उनको देश के सर्वोच्च पद तक ले आई है। कल यानी 24 जून को द्रौपदी मुर्मू एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर राष्ट्रपति पद के लिए पर्चा दाखिल करेंगी। लेकिन उससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। उनके राष्ट्रपति पद के नामांकन को समाज के सभी वर्गों ने पूरे देश में सराहा है। जमीनी समस्याओं और भारत के विकास के लिए उनकी समझ उत्कृष्ट है। इसके बाद उनकी गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हुई। राष्ट्रपति चुनाव में आंकड़े द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में हैं। जीत के लिए 5,39,000 मतों की जरूरत है और एनडीए के पास 5,26,000 मत हैं। लेकिन ओडिशा से आने की वजह से द्रौपदी मुर्मू को बीजू जनता दल का समर्थन मिल रहा है। जानकार मान रहे हैं
कई दूसरे विरोधी दलों का समर्थन भी मुर्मू को मिल सकता है और वो आसानी से चुनाव जीत सकती हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये लोकतांत्रिक भारत के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय होगा, क्योंकि पहली बार कोई आदिवासी महिला देश के सर्वोच्च पद पर मौजूद होंगी। संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू की बेटी इतिश्री बैंक में काम करती हैं। आज जब उनकी मां राष्ट्रपति चुनाव के लिए दिल्ली रवाना हुई तो उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा कि ये आदिवासी समुदाय के लिए बहुत बड़ा दिन है और द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया जाना अविश्वसनीय प्रतीत होता है। छोटे थे हम उनका संघर्ष नहीं देखे हैं, लेकिन जो वो अपना शेयर करती हैं वहीं से हम लोग को पता है कि वो पढ़ाई के लिए जहाँ पर रोड नहीं थे, रास्ता नहीं थे, भुवनेश्वर आके उन्होंने पढ़ाई की, अपनी पढ़ाई पूरी की। तो उनका बहुत ही दारिद्र्य में था कि वो लोग खुद का खर्चा नहीं उठा पा रहे थे पढ़ाई के लिए। तो उन्होंने, हमारे रिलेटिव्स थे, उन्होंने हमारी मेरी मम्मी की मदद की और उनको पढ़ाया और लाइफ में वो सक्सीड हुई। वो सर्विस करती थी, उन्होंने पढ़ाई ख़त्म करने के बाद यहीं पे उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट में सर्विस की थी। फिर वो टीचर थी और उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में ज्वाइन किया। वो जिस स्कूल में पढ़ाती थी वहाँ के हम स्टूडेंट थे और एज ए टीचर वो बहुत ही रिनाउंड थी। उनको सारे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स सब लोग पसंद करते थे और कहीं ना कहीं ये लोगों के नज़र में, जितने भी पॉलिटिकल वहाँ पे हैं, उनके नज़र में आया कि नहीं, शी इज़ अ वेरी पोलाइट लेडी और उनको पॉलिटिक्स में, जनसेवा में आना चाहिए, लोक सेवा में आना चाहिए। और उनको कहा कि आप अगर प्रॉपर पॉलिटिक्स में ज्वाइन कीजिएगा तो शायद आप लोक सेवा जो है कर पाइएगा। वो कहती हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, तो वो सुबह 3 बजे 2 बजे उठती हैं और मेडिटेशन करती हैं और उनका मॉर्निंग वॉक करती हैं, फिर मंदिर जाती हैं, रेगुलरली मंदिर जाती हैं और घर का सारा कामकाज करती हैं। और क्योंकि अभी वो घर में थी तो जितना भी सोशल हमारे बहुत स्कूल कमेटी में बोलिए, मंदिर कमेटी में बोलिए या फिर हमारे क्लब हाउसेस में बोलिए, शी इज़ अ मेंबर और एक्टिव पार्टिसिपेट इन ऑल द सोशल एक्टिविटीज। स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया जब वो राज्यपाल बनी। वो पहले भी उनको द्रौपदी दीदी बोलते थे, सब लोग उनको बहन मानते थे। तो अभी भी जब वो उनको कोई महामहिम नहीं बोलता था जब राज्यपाल थी, सब उनको दीदी ही बोलते थे। मुझे लगता है वो, क्योंकि वो वाला चीज़ वो मेंटेन रखेंगे हमेशा। ये तो है कि उनको जो भी पोजीशन मिला है उन्होंने उसको बखूबी निभाया है, उसमें उन्होंने अपना पूरा जी जान लगा के काम की है। मुझे लगता है वो चीज़ अभी भी, अगर उनको जो भी पोजीशन मिलेगा उसको, उस चीज़ को, उसका गरिमा वो बचाए रखेंगे और ये करेगी। जहाँ तक ट्राइबल्स की बात है तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग एक तो ट्राइबल कमेटी के थ्रू उनको नहीं जानते हैं कि सारे ट्राइबल्स एक ही होते हैं या फिर उनकी नॉलेज नहीं होती। जब वो मेरी मम्मी के थ्रू, माँ के थ्रू इस कम्युनिटी पे भी एक रोशनी आएगा कि ये एक बहुत ही ऐसा कम्युनिटी है जो ऑलरेडी, मतलब जिसमें से भी लोग निकल सके, आ सकते हैं, जहाँ से भी बहुत सारा ऐसे लोग हैं बाहर आ सकते हैं और देश में नाम कर सकते हैं। आपको बता दें कि 24 जुलाई को देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल खत्म होना है। उससे पहले ही नए राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हो जाना चाहिए। नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 29 जून है और यही वजह रही है कि एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली दौरे के पहले ही दिन 7 लोक कल्याण मार्ग पर मौजूद प्रधानमंत्री निवास में उन्होंने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात की तस्वीर प्रधानमंत्री ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया। अब कल यानी कि शुक्रवार को द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। इस दौरान उनके प्रस्तावक के तौर पर प्रधानमंत्री समेत बीजेपी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। 27 जून को यशवंत सिन्हा भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे, जो विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, जिनके नाम पर कांग्रेस,
टीएमसी, एनसीपी और समाजवादी पार्टी समेत 13 विपक्षी दलों ने अपनी सहमति जताई है। 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान होगा। 21 जुलाई को नतीजे आएंगे। हालांकि संख्या बल के आधार पर नतीजा का अंदाजा पहले से ही लग चुका है। एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत लगभग तय मानी जा रही है। दोनों उम्मीदवारों के नामांकन और मतदान से पहले ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये समझना होगा और बिना मतों का गणित समझे ये संभव नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव में 776 सांसदों और 4033 विधायकों को मतदान करना है। उनके कुल वोटों को मिला दे तो आपको हम बता दें, मत की संख्या 10,86,000 वोट है। इनमें कुल वोटों के 50% से थोड़ा ही कम है बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन एनडीए के पास। अगर नवीन पटनायक की बीजू जनता दल और जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस के वोटों को ना गिने तो एनडीए के पास इस वक्त 5,26,420 वोट है। ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए एनडीए के पास सिर्फ 13,000 वोटों की ही कमी है। द्रौपदी मुर्मू को जीत दर्ज करने के लिए 5,39,420 वोटों की जरूरत है। ओडिशा से ताल्लुक होने की वजह से नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल उनके लिए समर्थन देगी, जिसके पास 31,000 मत हैं। वहीं जगनमोहन रेड्डी के दल ने वाईएसआर कांग्रेस ने भी एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन के संकेत दिए हैं। वाईएसआर कांग्रेस के पास 43,000 से ज्यादा मत हैं। बीजू जनता दल की तरह अगर वाईएसआर कांग्रेस भी खुलकर समर्थन कर देती है, एनडीए के पास 6,04,20 वोट हो जाएंगे, जो द्रौपदी मुर्मू की जीत के लिए जरूरी 5,39,420 वोटों से 61,000 मत ज्यादा है। 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में भी बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस ने एनडीए के प्रत्याशी रहे रामनाथ कोविंद का समर्थन किया था। इस बार भी ऐसा ही होने की संभावना है। इसके अलावा आदिवासी के नाम पर राजनीति करने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए मुर्मू का विरोध करना मुश्किल हो रहा है। अगर वो दबाव में आ गई तो मुर्मू को करीब 20,000 वोट और मिल जाएंगे, यानी कि विपक्ष के उम्मीदवार की तुलना में 2,49,711 वोट ज्यादा मिल जाएंगे। जबकि विपक्ष की एकजुटता के बावजूद यशवंत सिन्हा के पास सिर्फ 3,70,709 वोट हैं, यानी द्रौपदी मुर्मू की तुलना में यशवंत सिन्हा का पलड़ा काफी कमजोर है। एक मत विपक्ष के उम्मीदवार होने के बाद भी उनके पास सिर्फ 3,70,709 वोट हैं। इन आंकड़ों के बाद साफ है कि द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति बन सकती है। इस बात की बहुत संभावना है कि 21 जुलाई के बाद द्रौपदी मुर्मू का नाम, नया पता रायसीना हिल्स ही होगा। चलिए अब रुख करते हैं हम अगली खबर का, जो कि अच्छी खबर है। अंतरिक्ष में भारत नए नए आयाम हासिल कर रहा है। देश में ही विकसित भारत के नए संचार उपग्रह GSAT-24 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर दिया गया, जिससे डायरेक्ट टू होम यानी कि डीटीएच सेवा में बड़ा बदलाव आएगा। दक्षिण अमेरिका के फ्रेंच गुयाना से GSAT-24 का सफल प्रक्षेपण किया गया। टाटा समूह की डायरेक्ट टू होम सेवा देने वाली कंपनी टाटा प्ले को GSAT-24 संचार उपग्रह की पूरी क्षमता लीज पर दी जाएगी। स्पेस में भारत की कामयाबी का एक और अध्याय जुड़ चुका है। स्वदेशी कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-24 को सफलतापूर्वक कक्षा में तैनात कर दिया गया है, जो ये दिखाता है कि अनंत अंतरिक्ष में भी भारत किसी से कम नहीं है। दक्षिण अमेरिका के फ्रेंच गुयाना से भारत की कामयाबी की नई इबारत लिखी गई। यूरोपियन स्पेस एजेंसी और एरियन स्पेस ने भारत के 4 टन वजनी GSAT-24 संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में तैनात किया। GSAT-24 सैटेलाइट को अंतरिक्ष तक पहुंचाने में एरियन 5 रॉकेट की मदद ली गई। एरियन स्पेस से GSAT-24 के तौर पर 25वां भारतीय सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। इसरो की कमर्शियल ब्रांच न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने टाटा कंपनी को GSAT-24 सैटेलाइट लीज पर दिया है। GSAT-24 पहला ऐसा सैटेलाइट है जिसे इसरो ने निजी कंपनियों की मांग के आधार पर बनाया है, जो अब देश में डीटीएच जरूरतों को पूरा करने में सैटेलाइट कवरेज मुहैया कराएगा। GSAT-24 एक 24 KU बैंड का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जो 15 सालों तक काम करेगा। GSAT-24 अपनी सेवाएं डीटीएच सर्विस प्रोवाइडर टाटा प्ले को देगा।
दावा किया गया है कि इसकी मदद से टाटा प्ले पूरे भारत में और भी बेहतर और सुचारू चलने वाली डीटीएच सेवाएं दे पाएगा। स्पेस में भारत के बढ़ते कदम का लोहा दुनिया मान रही है। पिछले 15 साल में भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में कई कामयाबी अपने नाम की है। 22 अक्टूबर 2008 को इसरो ने देश का पहला चांद मिशन चंद्रयान-1 सफलतापूर्वक पूरा किया था। इससे पहले सिर्फ 6 देश ही ऐसा कर पाए थे। 25 सितंबर 2014 को भारत ने मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक एक अंतरिक्ष यान स्थापित किया। इसकी उपलब्धि का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि भारत ऐसा पहला देश था जिसने पहले ही प्रयास में ये उपलब्धि हासिल की। 11 अप्रैल 2018 को इसरो ने नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS लॉन्च किया। ये स्वदेशी तकनीक से बना नेविगेशन सैटेलाइट है जो अमेरिका के जीपीएस सिस्टम की तरह भारत का अपना नेविगेशन सिस्टम है। 14 फरवरी 2017 को इसरो ने PSLV के जरिए एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। 104 उपग्रहों में से 3 भारत के थे और बाकी 101 इजराइल, कजाकिस्तान, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और अमेरिका के थे। अब भारत का एक और कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-24 स्पेस में पहुंच चुका है। GSAT-24 सैटेलाइट और इससे जुड़े उपकरणों को 18 मई को C-17 ग्लोब मास्टर प्लेन के जरिए लॉन्च साइट पर भेजा गया था। वहां पूरी जांच पड़ताल के बाद इसे लॉन्च किया गया। भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के तहत आने वाली न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने इस सैटेलाइट को पहले डिमांड ड्रिवन मिशन के तहत लॉन्च किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हमारी जिंदगी में कम्युनिकेशन सैटेलाइट की क्या अहमियत होती है, ये जानना बेहद जरूरी है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम जितने भी काम करते हैं उनमें से बहुत से काम ऐसे हैं जो किसी न किसी सैटेलाइट पर निर्भर हैं। उन्हीं में से एक है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो अगर ठप हो जाए तो जिंदगी मानो अस्त व्यस्त हो जाएगी। मसलन आपका फोन बंद हो जाएगा, जी हां, इंटरनेट सेवाएं बंद हो जाएंगी, जीपीएस नेविगेशन काम नहीं करेगा और तो और टेलीविजन देखना भी बंद हो जाएगा। दरअसल कम्युनिकेशन सैटेलाइट एक कृत्रिम उपग्रह है जो कि धरती पर मौजूद कई स्थानों पर स्थित ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच एक चैनल बनाकर एक ट्रांसपोंडर के जरिए संकेत प्रसारित करता है, जिसका इस्तेमाल टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट के लिए किया जाता है। GSAT उपग्रह भारत का स्वदेशी रूप से विकसित संचार उपग्रह है। भारत को प्रसारण सेवा में आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसरो ने GSAT सैटेलाइट सिस्टम डेवलप किया है। आपको बता दें कि डीटीएच और टेलीकॉम सर्विस को इससे नई रफ्तार मिलेगी, जिससे सैटेलाइट संचार की मदद से धरती का हर कोना कवर किया जा सकता है, जिससे टेलीविजन देखने का अनुभव और शानदार होगा। GSAT-24 से हाई क्वालिटी में टेलीविजन देख पाएंगे। टेलीकॉम और टेलीकास्ट सेवाएं और बेहतर होंगी। GSAT-24 के एक बार चालू होने के बाद एक ही स्पेक्ट्रम के भीतर और ज्यादा डीटीएच चैनल प्रदान किया जा सकेगा, जिससे ज्यादा HD चैनल दिखाया जा सकेगा। साथ ही ब्रॉडबैंड कवरेज में सुधार होगा। इससे दूर संचार और उभरते क्षेत्रों जैसे कि डिजिटल सिनेमा को फायदा मिलेगा। वहीं हाई स्पीड बैकहॉल लिंक सुविधाएं मिलेगी। साथ ही बल्क डेटा ट्रांसफर भी आसान हो जाएगा। दरअसल रेडियो और ग्राउंड वेब धरती के पूरे कम्युनिकेशन के काम में नहीं आते हैं, इसलिए ज्यादातर सैटेलाइट कम्युनिकेशन काम के लिए बनाए जाते हैं। कम्युनिकेशन सैटेलाइट से दूर दराज के इलाकों में शिक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा। क्लास कनेक्टिविटी के लिए उपग्रह आधारित इंटरैक्टिव शिक्षा सेवाओं में भी सुधार किया जाएगा। ये टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में होते हैं, जिसे भूस्थितिक कक्षा कहते हैं। ऐसे ऑर्बिट में यह क्या करते हैं, पृथ्वी से सिग्नल लेते हैं और वापस उसे एम्पलीफाई करके वापस अर्थ के ऊपर में भेज देते हैं। अब जिससे सैटेलाइट का स्वात मतलब उसकी परिधि जितनी अधिक होती है वह उतना ही अधिक एरिया कवर करता है। यह जो सैटेलाइट है जो आर्यन एजेंसी से लॉन्च किया जा रहा है, काउरू से, फ्रेंच गियाना से और फ्रांस के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है, इसमें स्पेशल डिवाइसेस है टाटा डीटीएच के लिए, जो सबसे इसके लिए महत्वपूर्ण होता है। और दूसरा कि पूरे कंट्री में टेलीकम्युनिकेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसे मजबूत बनाने के लिए इसमें बहुत सारे तंत्र हैं, जिसको कहते हैं हम लोग कि बिल्कुल नए युग का है। नए युग का मतलब हो जाता है कि न्यू एज और नए कटिंग एज टेक्नोलॉजी। और ये बहुत ही भारी उपग्रह है, करीब 10,000 किलोग्राम का यह उपग्रह है, इसी से यह संभव हो पाता है।
अब इसके सहारे टेलीकम्युनिकेशन से हमारे पास में जितनी भी संचार व्यवस्था हो रही है वो संचार व्यवस्था और भी बेहतर हो जाएगी और नए नए चैनल्स भी हमारे पास में आ सकेंगे, डिजिटल चैनल भी हमारे पास में चले आएंगे और जो इनके पास में पेलोड होता है जैसे कि ULXC मतलब कि अपर एक्सटेंडेड सी बैंड, अपर एक्सटेंडेड एस बैंड एंटीना, तो इनसे डाइवर्सिटी भी अच्छी खासी मात्रा में बढ़ जाती है। इसके पास कू बैंड भी है और कू बैंड के होने का मतलब है कि DTH को अच्छी खासी मात्रा में हेल्प कर सकता है। और अब बात करते हैं एक ऐसे पोर्टल की जिसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। अपनी खूबियों के कारण इस पोर्टल की चर्चा खूब हो रही है। ये पोर्टल देश के आयात निर्यात व्यापार से जुड़ा हुआ है। कैसे ये पोर्टल व्यापार को, भारत के निर्यात को बढ़ाएगा, देखिए इस रिपोर्ट में। वन निर्माण यात्रा में शामिल हो सके। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ये इमारत बदलते भारत की नई तस्वीर है और ये भवन इस बदलाव की नई कहानी है। जैसे ही पीएम ने इस नए भवन का उद्घाटन किया, आर्थिक विकास के नए दौर का शुभारंभ हो गया। इस भवन को इंडिया गेट के पास बनाया गया है। इस भवन को 4.33 एकड़ जमीन पर 226 करोड़ की लागत से बनाया गया है। राजधानी में बनी ये ग्रीन बिल्डिंग 4 सालों में तैयार की गई है। 6 मंजिला ये इमारत प्रकृति और आधुनिकता का नायाब नमूना है। इस इमारत में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से जुड़े 1000 से ज्यादा कर्मचारी एक साथ बैठ सकेंगे। ये जो प्रकल्प है, इसको माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा ही इस वास्तु पर भूमि पूजा आज से ठीक 4 साल पहले 22 जून 2018 को यहीं पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भूमि पूजा की थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की नई इमारत के साथ देश को आज निर्यात पोर्टल का तोहफा भी मिला। इस पोर्टल के जरिए आयात निर्यात की कोई भी जानकारी एक ही जगह पर मिल जाएगी। स्टेक होल्डर्स के लिए ये एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है जहां देश में होने वाले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की सारी जानकारियां उपलब्ध हैं। कोशिश यही है कि भारतीय उत्पादों के निर्यात को आसान और सुगम बनाया जा सके। नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड यानी निर्यात प्लेटफॉर्म इसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। इसमें एक्सपोर्टर्स, सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट्स, राज्य सरकारें, सभी स्टेक होल्डर्स के लिए जरूरी रियल टाइम डेटा तक सभी की पहुंच होगी। इससे कई साइलोस को तोड़ने में मदद मिलेगी और जो हमारी इंडस्ट्री है, हमारे निर्यातक हैं, उनको जरूरी फैसले लेने में मदद मिलेगी। पिछले 2 सालों में दुनिया जिन मुश्किलों से गुजरी है, उसके बावजूद देश ने $400 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ रुपए के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का पड़ाव पार किया है। इतना ही नहीं, भारत ने $418 बिलियन यानी 31 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट का नया रिकॉर्ड भी बनाया है। पीएम ने उम्मीद जताई कि निर्यात का आंकड़ा आने वाले वक्त में और आगे जाएगा। हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे देश के नए नए क्षेत्रों से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। कितने ही एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से भी अब निर्यात कई गुना बढ़ गया है। कॉटन और हैंडलूम प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट 55% तक बढ़ना ये दिखाता है कि ग्रास रूट लेवल पर किस तरह काम हो रहा है। फिलहाल तो नए भारत की नई इमारत नए भारत की आकांक्षाओं को आगे ले जाने के लिए तैयार है। जिस संकल्प के साथ भारत का आत्मनिर्भर अभियान आगे बढ़ रहा है, उसी गति से भारत के उत्पादों की मांग भी विदेशों में बढ़ रही है। वोकल फॉर लोकल का जोर बढ़ा है, साथ ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का क्रेज भी बढ़ा है। उम्मीद यही है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की नई इमारत भारत की निर्यात की नई और आधुनिक कहानी लिखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कोरोना महामारी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। दुनिया में
सामानों की मांग बढ़ रही है, जिसका सीधा फायदा भारत को भी हुआ है। पिछले साल देश में $400 बिलियन यानी कि 30 लाख करोड़ रुपए के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का पड़ाव पार करने का टारगेट रखा गया था, जिसे चुनौतियों के बावजूद देश ने न केवल तोड़ा बल्कि $418 बिलियन यानी कि 31 लाख करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड बनाया। और यही वजह है कि भारत ने निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की है। निर्यात क्षेत्र में भारत की तरक्की इस बात की ओर इशारा करती है कि हम भी विकसित देश की ओर बढ़ रहे हैं। विकासशील से विकसित देश बनने में एक्सपोर्ट की अहम भूमिका होती है। एक्सपोर्ट बढ़ने का मतलब है कि देश में रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि एक्सपोर्ट बढ़ने के पीछे की वजह नए प्रोडक्ट्स को बाजार तक पहुंचाना है। सरकार ने जो निर्यात प्लेटफॉर्म बनाया है, उससे व्यापार में बढ़ोतरी होने की संभावना भी जताई जा रही है। आपको बता दें कि निर्यात पोर्टल को विदेश व्यापार से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए बनाया गया है। स्टेक होल्डर्स के लिए ये एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म होगा, जहां देश में होने वाले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की सारी जानकारियां होंगी। प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम डेटा से इंडस्ट्री और निर्यातकों को जरूरी फैसले लेने में मदद मिलेगी। इस पोर्टल पर दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में निर्यात होने वाले 30 से अधिक कमोडिटी ग्रुप से जुड़ी जरूरी जानकारी उपलब्ध होगी। पोर्टल पर देश के राज्यों में एक्सपोर्ट की जानकारी भी होगी, जिससे पता चल सकेगा कि कौन राज्य कितना ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, कितने ज्यादा डेस्टिनेशन को कवर करता है, कितनी ज्यादा विविधताओं को एक्सपोर्ट करता है। जाहिर है ये पोर्टल काफी हद तक देश में होने वाले व्यापार को बढ़ावा देने वाला है। देश एक्सपोर्ट क्षेत्र में पहले ही रिकॉर्ड कायम कर चुका है। मई 2022 में भारत का एक्सपोर्ट बढ़ा। मई में 37.29 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो एक साल पहले मई 2021 में 32.30 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ये आंकड़े बताते हैं कि निर्यात सेक्टर में भारत ने बढ़ोतरी की है और आने वाले समय में ये निर्यात ही विकसित देश की राह बन सकता है। पिछले 5 साल के आंकड़े अगर हम देखें तो आपको बता दें कि साल 2022 से 2023 में अब तक निर्यात का आंकड़ा देखें तो ये 31 लाख करोड़ है, जो आने वाले समय में और बढ़ेगा ही। साल 2021-22 में देखें तो भारत ने 32 लाख करोड़ रुपए का व्यापार किया, तो वहीं साल 2020 से 21 को देखें, कोरोना काल का ये था, उस समय भी भारत ने करीब 22 लाख करोड़ का निर्यात किया। यानी कि देश से कुल निर्यात करीब 22 लाख करोड़ का किया गया। इसके बाद अगर साल 2019-20 की बात की जाए तो इस दौरान दुनिया में कोरोना ने कहर मचाना शुरू किया था, जिसके चलते पूरी दुनिया में निर्यात की दर काफी कम रही और भारत ने भी करीब 24 लाख करोड़ का व्यापार किया। वहीं साल 2018-19 की बात करें तो इस दौरान भी भारत का निर्यात व्यापार दर अभी के मुकाबले काफी कम था। साल 2018-19 में देश ने करीब 25 लाख करोड़ का निर्यात किया। नए निर्यातकों को एक ही सिंगल विंडो में सारा काम करने की जो फैसिलिटी मिलेगी, वो उनसे उनको बहुत लाभ होगा। न केवल डॉक्यूमेंटेशन वरन और सारी सुविधाएं उनको एक ही जगह मिल जाएगी। शुरू में जब हमने काम किया था तो स्टार्टिंग में हमें भी बहुत दिक्कत आई थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की ये पहल काबिले तारीफ है। इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 2 सालों में हस्तशिल्प निर्यात पूरे भारत में अगर देखूं तो 25% की वृद्धि हुई है। 25,000 करोड़ से 32,000 करोड़ पहुंचा है। और अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूं तो मैंने 100% का एक्सपोर्ट का इंक्रीज लक्ष्य तय किया है। मेरी कंपनी की टर्नओवर डबल हो गई है। आज तक हम लोगों को ये होता था कि कभी डाटा चाहिए, कभी डाटा नहीं मिलता था। डाटा के लिए डीजीएफटी और कभी अलग अलग पोर्ट से लेना पड़ता था और उसमें कभी भी हम सही तरह से एनालिसिस नहीं कर सके कि क्या चीज कैसे होनी चाहिए। आज जो ये पोर्टल का उद्घाटन किया है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हर तरह का डाटा, इंपोर्ट का, एक्सपोर्ट का सारा डाटा हमारे पास अवेलेबल होगा। ये डाटा अवेलेबल होने से हमारी जो निर्यात की जो पॉलिसीज है, जो हमारी एमएसएमई के लिए पॉलिसीज है, उनको बनाने के लिए एक बहुत ही उनके लिए सरल हो जाएगा और इससे रिजल्ट अच्छे आएंगे। नया एक्सपोर्टर अपनी सारी जानकारियां एक ही जगह हासिल कर सकता है। ये न केवल हम सभी भारत के एक्सपोर्टरों के लिए बहुत ही खुशी का विषय है, खुशी की बात है और हमें पता है कि आने वाले टाइम में जो नए एक्सपोर्टर हैं इस वेब पोर्टल से बहुत लाभ उठाएंगे। भारत का निर्यात बढ़ेगा और क्यों ना बढ़े। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले कुछ सालों में
भारत की जगह जगह जो मार्केटिंग करी है उससे भारत का नाम विश्व पटल पर उभर कर सामने आया है। आज जब हम यहाँ आते हैं विदेशों में तो हमारी इज्जत ही कुछ और है। हमें बाहर के लोग बहुत ही अच्छी नजर से देखते हैं और हमें बहुत वैल्यू देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त देश को नए वाणिज्य भवन का तोहफा दे रहे हैं। हम उसी नए वाणिज्य भवन के बाहर मौजूद हैं और अंदर प्रधानमंत्री मौजूद हैं। इस वाणिज्य भवन को इंडिया गेट के पास बनाया गया है और बेहद खास तरीके से इसको तैयार किया गया है। इस पूरी बिल्डिंग को सस्टेनेबल आर्किटेक्चर के आधार पर तैयार किया गया है, मतलब इसकी लाइफ ज्यादा लंबी होगी और साथ ही साथ एनर्जी के लिहाज से भी इसको बेहद खास तरीके से बनाया गया है। एनर्जी सेविंग के आधार पर इस बिल्डिंग को तैयार किया गया है। आपको बता दें कि ये वाणिज्य भवन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करेगा और यहाँ पर फिलहाल इस मंत्रालय के 2 डिपार्टमेंट, एक वाणिज्य विभाग और दूसरा उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग इसमें काम करेंगे। फिलहाल नरेंद्र मोदी अंदर मौजूद हैं और वो इस नए वाणिज्य भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। साथ ही साथ आज प्रधानमंत्री इस वाणिज्य भवन के साथ साथ निर्यात पोर्टल का भी शुरुआत कर रहे हैं। निर्यात पोर्टल के जरिए देश में आयात और निर्यात को लेकर सारी जानकारी एक प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। इसी पोर्टल पर, यानी कि व्यापारियों के लिए ये वन स्टॉप सोल्यूशन होगा, वन स्टॉप प्लेटफॉर्म होगा, जहां पर कैसे व्यापार किया जाए, खासकर विदेशी व्यापार को लेकर जो जानकारियां हैं वो सब इसी एक प्लेटफॉर्म पर आपको दिखाई देगी। फिलहाल इस भवन के अंदर प्रधानमंत्री मौजूद हैं और आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत तमाम जो निर्यात है उसको लगातार साल दर साल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी के तहत। तो अच्छी खबर सच्ची खबर में मेरे साथ आज फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।